कर्ण पिशाचनी भाग 6। वर्धमान का सोनपुर गांव पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक रहस्यमयी की उपस्थिति हुई है। यह माघ महीना जनवरी फरवरी है। जमींदार हरिचंद की एकमात्र लड़की दीपिका दोपहर का भोजन समाप्त कर नौकरानी की लड़की माला को साथ लेकर छत पर धूप सेकने गई थी। सोनपुर एक समुद्र धनी गांव है। जमींदार के पास से पैसों का भंडार है। उसका बड़ा सा एक घर जिसके ऊपर बड़ा सा छत है। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दीपिका अपने लंबे बालों को सुखाने में व्यस्त थी। माला उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक दीपिका ने देखा पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रहा, लेकिन यह पत्ता कैसे उड़ रहा है। सोचते सोचते ही वह पत्ता दीपिका के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता दीपिका के हाथ को छूकर फिर आगे उड़ गया। यह देख पास बैठी माला भी डर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग जब ऊपर आए तो देखा दीपिका कांप रही है और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्लाकर रो रही थी। बेहोश दीपिका को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने के कुछ देर बाद ही उसके अंदर तेज बुखार व कुछ परिवर्तन शुरू हो गया। इधर जमींदार घर से दूर माधव के आंगन में एक और घटना घटी। माधव का छोटा लड़का आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। न जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़के के गोद में ही मर गई। छोटा लड़का वह दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। माधव जमींदार घर का खास नौकर है। वह उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुन बड़ी माँ को बताकर वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जमींदार हरिचंद उस समय घर में नहीं थे। वो किसी काम की वजह से पास वाले गांव में गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उनकी एकमात्र लड़की दीपिका सो रही थी। कमरे को कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रहा था। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज्यादा था। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाइयां दीवारों पर छत पर चल रहे हैं, नाच रहे हैं। यह देख जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है। दीपिका अभी सो रही है। दवाइयाँ के कारण उसका बुखार भी कम हो गया है। जमींदार हरिचंद सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद माधव को बुलाकर उसके लड़के का हालचाल पूछा। वैद्य जी ने दीपिका को जांचकर फिर हरिचंद से बात करने गए। हरिचंद बोले, वैद्य जी आपको पता चला कि क्या बात है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे इस ठंडी में एक बड़ी नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? दीपिका आप कैसी हैं? बुखार तो अब नहीं है, लेकिन वह काफी डरी हुई है। और माधव का लड़का, उसका हाल भी एक जैसा ही है। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्द मन से नहीं जाता। वैद्य जी घर लौट गए। दीपिका प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती है। उस दिन भी उसके पास ही सो रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंख एक खटखट की आवाज़ सुनकर खुल गई। आंख खोलकर देखा तो दीपिका लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जा रही थी। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे तथा दोनों हाथ कंधे के पास नीचे लटक रहे थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी कहाँ जा रही हो? मानो दीपिका को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शारदा देवी जल्दी बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए दीपिका के पास गई। उसके हाथ को पकड़कर चीखते ही दीपिका ने मुड़कर देखा। उफ,
कितनी भयानक नजर है। शारदा देवी डरते हुए उसके हाथ को छोड़कर पीछे हट गई। 13 साल की लड़की के आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी का भयानक दृश्य है। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दीपिका के आंखों की पुतनी का रंग काला है। यह शारदा देवी जानती है। दीपिका घर से निकलकर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता और डर के आतंक से वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब माधव काम करने आया तो देखा कि बड़ी माँ बाहर बेहोश पड़ी है। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज को सुन सभी जल्दी से भाग कर आए। उन्होंने सोचा शायद बाहर जाते वक्त बड़ी माँ गिर कर बेहोश हो गई हो।